अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। सर क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली वी कैन से दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। एक फर्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका कैपिटल मिक्स। क्या होता है बच्चों? कैपिटल मिक्स। कैपिटल मिक्स का मतलब क्या हुआ? मिक्सचर ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। सर मिक्सचर ऑफ डेब्ट एंड equity, that means there is a perfect combination of debt and equity we can call as capital mix। सर एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए डेब्ट का और इक्विटी का, और उस डेब्ट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल मिक्स बोलते हैं। और सर ये परफेक्ट मिक्स क्या होता है? परफेक्ट कैपिटल मिक्स की बात कर रहे हो आप। परफेक्ट कैपिटल मिक्स का मतलब कि हम इस रेशियो में डेब्ट और इक्विटी को कंबाइन करें कि उसकी कॉस्ट जो है वो क्या आ जाए? मिनिमम आ जाए। आपने ज्यादा इक्विटी इशू कर दी तो भी दिक्कत है और ज्यादा डेब्ट इशू कर दी तो भी दिक्कत है। तो हमको क्या करना है? इन दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन प्रिपेयर करना है, ऐसा बॉन्ड बनाना है, इन दोनों के बीच में ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे कि कॉस्ट क्या हो जाए? कॉस्ट क्या हो जाए बेटा? कॉस्ट मिनिमम हो जाए। और एक बार अगर आपकी कॉस्ट मिनिमम हो गई, एक बार आप, वैसे बहुत डिफिकल्ट है डिफाइन करना कि व्हाट इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, बट हर फर्म अपने अकॉर्डिंग अपना डेब्ट और इक्विटी रेशियो डिसाइड करते हैं। सो अगर उसकी कॉस्ट मिनिमम होती है तो हम उस मिक्स को क्या बोलते हैं? कैपिटल मिक्स। और कैपिटल मिक्स का मतलब क्या होता है? देयर इज एन परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड कैपिटल। डेब्ट का मतलब बोरोवर्स फंड और इक्विटी का मतलब ऑनर्स फंड। तो हम ये भी बोल सकते हैं देयर इज एन परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनर्स फंड एंड बोरोवर्स फंड। जब दोनों का परफेक्ट मिक्स हो जाता है जिससे हमारी कॉस्ट मिनिमम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं कैपिटल मिक्स। और इसी पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर, कि हमारे बिजनेस के अंदर कितना कैपिटल होना चाहिए और उस कैपिटल में कितना पार्ट इक्विटी का होना चाहिए और कितना पार्ट डेब्ट का होना चाहिए। स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ अगले टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज फाइनेंशियल लिवरेज। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फाइनेंशियल लिवरेज। सर क्या होता है फाइनेंशियल लिवरेज? सर ओवरऑल कैपिटल में हम डेब्ट का प्रोपोर्शन कितना रखते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। मैं सिंपल सी भाषा में रिपीट करता हूं। सपोज मेरी कैपिटल 100 रुपीस है, तो उसमें से ऑनर्स फंड मान लो कितना होना चाहिए और डेब्ट का फंड कितना होना चाहिए। तो जो टोटल कैपिटल है 100 रुपीस, उसमें से डेब्ट कितनी होना चाहिए वो पता करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, या जो वो पता करने के लिए जो हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। अगर फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला लेंगे तो क्या होता है? डेब्ट अपॉन इक्विटी। सर अब हमें पता करना है कि कितनी डेब्ट हम ले सकते हैं, क्योंकि सर अगर 100 रुपीस है, आप 10 रुपीस भी डेब्ट ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो। तो सर हमें कितनी डेब्ट लेना है ये कैसे पता चलेगा? सर आपने डिसाइड कर लिया टोटल कैपिटल 100 रुपीस है, अब ऑनर्स फंड कितना होना चाहिए और बोरोवर्स फंड कितना होना चाहिए, कैसे पता करेंगे? भाई कोई तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे? सर आप इतनी देर से समझा रहे हैं देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। तो सर डेब्ट कितनी रखूं और इक्विटी कितनी रखूं ये पता कैसे चलेगा? इसके लिए हमें एक सिंपल सा फंडा अपनाना है कि सर जो आपकी डेब्ट है, बिना डेब्ट के अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं, दैट इज आल्सो अ लॉस। अभी समझाऊंगा कैसे। और डेब्ट बहुत जरूरी होती है किसी भी कंपनी के लिए। लाइक डेब्ट फ्री कंपनी इज नॉट अ गुड कंपनी, है ना। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है ना। अभी समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो इधर ध्यान से देखते हैं। सर फंडा क्या है कि अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपने 100 रुपए लगाए हैं और उस पर 15 रुपए रिटर्न आ रहा है, कितना रुपए रिटर्न आ रहा है? सपोज आपने 1500 रुपीस लगाए थे, उस पर रिटर्न कितना है? 15%, यानी 15 रुपीस रिटर्न आ रहा है। और अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हो 10 रुपीस का, 10% का 10 रुपीस होगा, तो सर इस केस में 100% आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कब तक प्रॉफिट होगा? जब तक कि ये 14% है। जैसे ही एक बार इसने अगर 15% होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आ जाएंगे। एक बार जैसे इसने क्रॉस किया, इफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15% एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16%, देन देयर डेफिनेटली देयर इज अ लॉस। तो सर हम क्या प्रेफर करेंगे? हम हमेशा कौन सी सिचुएशन प्रेफर करेंगे? जहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, ठीक है। अब इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं 3 सिचुएशन आपके सामने रखता हूं, और वो सिचुएशन जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सर व्हाई डेप्थ इज इंपॉर्टेंट और कितना डेप्थ हमारे पास होना
चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं तीनों केसेस। हम 3 हाइपोथेटिकल सिचुएशंस लेते हैं। पहली सिचुएशन में हम क्या करते हैं, डेप्थ को रखेंगे 0, मतलब टोटल हमारा जो कैपिटल मिक्स है वो किससे डिपेंड करेगा, इक्विटी पे। सेकंड सिचुएशन में हम क्या करेंगे, थोड़ी डेप्थ थोड़ी कैपिटल। फिर क्या करेंगे, थर्ड सिचुएशन में हम थोड़ी और डेप्थ बढ़ा देंगे और फिर कैपिटल लेंगे। ठीक है, तीनों सिचुएशन जब हम सम अप करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी सिचुएशन बेटर होती है। उससे आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि कितना डेप्थ हमें लेना चाहिए, कितना डेप्थ नहीं लेना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला भाई, टोटल कैपिटल आपकी दी हुई है कितना लाख रुपीस, 50 लाख रुपीस, और इस 50 लाख में सारा का सारा क्या है, शेयर्स है, यानी 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। देयर इज नो डेप्थ, कोई डेप्थ नहीं है। अभी क्या हो रहा है, आप कितने रुपए कमा रहे हैं, 7 लाख रुपीस कमा रहे हैं, यानी आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दिया हुआ है, 7 लाख रुपीस। अब आपके पास कोई डेप्थ है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट लगेगा ही, यानी आपका अर्निंग बिफोर टैक्स भी क्या आ जाएगा, 7 लाख। नाउ टैक्स रेट इज लिसन, 30% इज द टैक्स रेट। नाउ 2,10,000 टैक्स कितना बन गया इसका बेटा, इसका टैक्स बन गया 2,10,000, यानी अमाउंट कितना बचा, नेट प्रॉफिट कितना आया, 4,90,000 का आपका क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है सर, अभी देखो 4,90,000 का प्रॉफिट आ गया। अभी ये सिचुएशन अपन दूसरे एग्जांपल में लेते हैं। चलो, अब इधर क्या किया हमने, इधर इक्विटी हमने लिया कितना, 4 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी 40 लाख। ठीक है, हमने डेप्थ कितना ले लिया इस बार, 10 लाख का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रख दिया, 10%। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है बेटा। अर्निंग बिफोर टैक्स अगेन 7 लाख, तो बेटा 7 लाख का हमारा प्रॉफिट हुआ। अभी इंटरेस्ट पे करना है, 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख। सो 1 लाख अगर मैं इंटरेस्ट पे कर देता हूं तो अब मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बचा, 6 लाख। 6 लाख माइनस टैक्स, तो 6 लाख का 30%, यानी 1 लाख 80,000। कितना बचा बेटा, 1,80,000 अगर मैं माइनस कर देता हूं तो कितना बचेगा, दैट इज 4,20,000 बचेगा। यस, 4,20,000 इज अ प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन हम थर्ड सिचुएशन पे जाते हैं। थर्ड सिचुएशन पे जाते हैं, यहां पर प्रॉफिट की देखो, यहां पर कितना कॉम्बिनेशन है, यहां पर इक्विटी ले रहा है 30 लाख यानी 3 लाख शेयर्स, और डेप्थ कितना लिया हमने, यहां पर 20 लाख का डेप्थ लिया। अभी कैलकुलेट करते हैं सर कौन सा ज्यादा आएगा, तो देखो 7 लाख का नेट प्रॉफिट है हमारा, इस बार 20 लाख का 10% यानी 2 लाख का क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अगर 2 लाख का मैं इंटरेस्ट माइनस कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स 5 लाख आ जाएगा क्या, और अब टैक्स रेट कितना है, 5 लाख का 30%, यानी 5 लाख का 30% यानी 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा, 3,50,000। लेकिन बेटा देखो, अब अगर तीनों में नेट प्रॉफिट को कंपेयर कर रहा हूं तो देखो, इधर नेट प्रॉफिट आ रहा है 4,90,000, इधर नेट प्रॉफिट आ रहा है 4,20,000 और इधर 350। प्राइमा फेसी हमें क्या दिख रहा है कि सर डेप्थ नहीं थी तो बहुत अच्छा था प्राइमा फेसी, क्योंकि सर इसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा आ रहा है ना। आप खुद ही अगर देखोगे, बोले सर यहाँ पे प्रॉफिट 4,90,000 है, यहाँ पर प्रॉफिट 4,20,000 है और यहाँ पे 350 है। तो अगर आप प्राइमा फेसी देखो तो आपको क्या लग रहा होगा कि यार डेप्थ नहीं होना बहुत अच्छा होता है, यस और नो। लेकिन अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो तो शायद आपका व्यू क्या हो जाएगा, 2 सेकंड के बाद चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं निकालने वाला हूं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या है कि आपने एक शेयर पे कितने रुपए कमाए। ठीक है, क्योंकि आप कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपके पास एक शेयर है तो आप एक शेयर पे कितने रुपए कमा रहे हो। तो सिंपल सा फॉर्मूला है सर, नेट प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि कितने रुपए कमाए आपने। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या हो रहा है, देखो 4,90,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो ये आ जाएगा सर 0.98 रुपीस पर शेयर, यानी आप एक शेयर पे कितने रुपए कमा रहे हैं, 0.98 रुपीस।
अगले वाले पे देखते हैं, अगला सीन क्या होगा। अगले में कितना है, 4,20,000 डिवाइडेड बाय, अब शेयर्स कितने हैं, सिर्फ 4 लाख, यानी आंसर आ जाएगा ओके। तो क्या आ रहा है सर, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, तो आंसर कितना आ रहा है 1.05। सर और आगे बढ़ते हैं, अगर इसका अर्निंग पर शेयर निकालते हैं तो क्या निकलेगा, 3,50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, कितना निकलेगा 1.16। सर अब अगर आप देखी जाए तो अब सिचुएशन क्या हो गई है, अब सिचुएशन कौन सी अच्छी लग रही है, ए बी सी तीनों सिचुएशन में क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे आपका क्या बढ़ता जा रहा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ता जा रहा है। यही मैं समझाना चाह रहा था कि भाई आपका अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ अर्निंग से ज्यादा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यूअसली जितना आप डेप्थ लोगे उतना प्रॉफिट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। देखो जैसे जैसे मैंने डेप्थ बढ़ाई, पहले डेप्थ फ्री था, फिर डेप्थ लिया, फिर डेप्थ लिया, तो जैसे जैसे मैं डेप्थ इंक्रीज करता जा रहा हूं मेरा प्रॉफिट या अर्निंग पर शेयर, क्योंकि मैं तो शेयर होल्डर हूं, मैं क्या चाहूंगा कि मेरी अर्निंग बढ़े, मेरी नेटवर्थ बढ़े, तो अर्निंग पर शेयर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन क्या होगी, जितनी डेप्थ बढ़ती जा रही है उतना हमारा बेनिफिट है। हम कैपिटल स्ट्रक्चर किस अकॉर्डिंग बनाएंगे, जिसमें डेप्थ थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन डेप्थ का मैक्सिमम लेवल क्या होना चाहिए, सो कितनी डेप्थ लेना चाहिए, वापस से रिपीट कर रहा हूं, कितनी डेप्थ लेना चाहिए। सर उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अगर हमारा डेप्थ, वही मैं परसेंटेज जो पहले आगे बात बताई थी कि सर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से हमेशा क्या होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट है बेटा, 14% है यहाँ पर, क्योंकि 7 लाख अपना अर्निंग पर शेयर था, टोटल इन्वेस्टमेंट था 50 लाख का, ठीक है, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था 14%। वेयरएज आप इंटरेस्ट कितना पे कर रहे थे, इंटरेस्ट आप पे कर रहे थे सिर्फ 10% से, तो इस केस में आप डेप्थ जितनी ज्यादा ले रहे थे उतना ज्यादा आपका क्या हो रहा था, अर्निंग पर शेयर आ रहा था। यानी आप इस स्ट्रक्चर में डेप्थ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। प्रॉफिट मतलब किसका प्रॉफिट, ऑनर्स का प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो अब अगर इसी सिचुएशन को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, अभी अर्निंग पर शेयर को क्या कर देते हैं, सॉरी अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा करके देखते हैं, फिर सिचुएशन क्या आती है, फिर कैसे डेप्थ लेना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, वो देखिए। नाउ थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज करते हैं, अब हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कम कर रहे हैं। पहले 7 लाख था, अभी अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कॉमन सबके लिए 3 लाख ले लेते हैं, 3 लाख ले लेते हैं, और टोटल कैपिटल कितना है 50 लाख, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर मैं देखूं आरओआई तो क्या आ जाएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख, यस और नो। सो रिटर्न अगर देखा जाएगा तो कितने का आ रहा है, 6% का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी कितने की है, 10% की। अब देखते हैं कि कौन सी चीज हमें प्रॉफिटेबल रहती है, क्योंकि अब देखो सिचुएशन क्या है, पहले वाले केस में क्या था, अर्निंग बिफोर सॉरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा था और इंटरेस्ट कम था। अभी यहां पर क्या हो रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, सिर्फ 6% है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। अब देखते हैं सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 1 क्या बोलता है कि सर 50 लाख का आपका इक्विटी है, डेट कुछ है नहीं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है 3 लाख का, इंटरेस्ट कुछ है ही नहीं, माइनस 3 लाख ईबीटी का आ गया, अपना अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया, 3 लाख आ गया। अब इसमें से क्या माइनस करना है, टैक्स कितना, 30%, 30% टैक्स माइनस करूंगा, यानी कितना आ जाएगा 90,000। तो 90,000 अगर मैंने माइनस कर दिया तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 2,10,000, यस और नो। और 2,10,000 आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, अर्निंग पर शेयर निकालना है। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 50 लाख, 0.42 का अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा। यही सिचुएशन में अगर अपन चेंज करते हैं, आप क्या करते हैं, थोड़ा सा इक्विटी कम करके डेप्थ ले लेते हैं, तो चेंज क्या होता है देखते हैं। सर अभी भी ईबीआईटी कितना है आपका, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3 लाख, अब डेप्थ कितना है 10 लाख, 10 लाख का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 1 लाख का आपका क्या लग गया बच्चा, इंटरेस्ट लग गया। अभी अर्निंग कितना बचा, 2 लाख। अब 2 लाख का आपको टैक्स भी देना है 30%, 2 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 2 लाख का 30% यानी 60,000। हाँ जी, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया
1,40,000। अब आपको अर्निंग पर शेयर निकालना है। अर्निंग पर शेयर कितना निकलेगा? 1,40,000 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा सर? 40 लाख। 4 लाख हमारे पास शेयर्स हैं, तो 4 लाख से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक सो 0.35 इज आर अर्निंग पर शेयर। तीसरी सिचुएशन में देखते हैं हम, डेप्थ कितना हो गया बेटा? 20 लाख। मतलब हम देखो पहले डेप्थ कुछ नहीं था, फिर 10 लाख का डेप्थ हुआ, फिर 20 लाख का डेप्थ। तो हम डेप्थ लगातार क्या करते जा रहे हैं? इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो अभी कितना अर्निंग पर शेयर? दैट इज 3 लाख बेटा। माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो 2 लाख का इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा? ईबीटी कितना बचेगा? 1 लाख बचेगा क्या? अब टैक्स 30% है, यानी 30,000 का क्या हो गया? टैक्स लग गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया? 70,000। अब मैं अगर अर्निंग पर शेयर निकालता हूं तो कितना आएगा? 70,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख कितना निकलेगा? 0.23 निकल जाएगा। अब एक चीज समझो, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 6% था और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10% का। अब जैसे जैसे मैं डेप्थ बढ़ाता जा रहा हूं, मेरी अर्निंग पर शेयर क्या होती जा रही? कम होती जा रही। पहले अर्निंग पर शेयर देखो कितना हुआ करता था? पहले अर्निंग पर शेयर 0.42 हुआ करता था। फिर जैसे डेप्थ बढ़ाई मैंने तो 0.35 हो गया, और फिर जैसे और डेप्थ बढ़ाई तो 0.23 हो गया। तो मतलब सर एक चीज समझ में आ गई कि जब तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं होगा, किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तब तक डेप्थ लेने का कोई भी फायदा नहीं है। तो जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखेंगे। एक मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दी प्रॉफिट, है ना? और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होंगे भाई? रिटर्न अर्निंग पर शेयर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये टॉपिक बहुत अच्छे से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने के अंदर हमें कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, और वही फैक्टर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या आता है सर? कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब क्या कि सर आपके बिजनेस में कैश का फ्लो कितना फ्रीक्वेंट है। अगर आपका कैश का फ्लो बहुत ज्यादा है, आपके पास दिन भर कैश आता है, तो अच्छी बात है, फिर आप डेप्थ आसानी से क्या कर सकते हो? इशू कर सकते हो, क्योंकि डेप्थ के साथ जुड़े होते हैं कमिटमेंट्स कि भाई आपको इंटरेस्ट पे करना है ऑन ड्यू डेट, ऑन पर्टिकुलर डेट आपको इंटरेस्ट पे करना है। अगर आपका कैश का फ्लो अच्छा है तो आप आसानी से इंटरेस्ट पे कर दोगे। लेकिन अगर आपका कैश का फ्लो कमजोर है तो बेटा जी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इक्विटी इशू करना पड़ेगी, क्योंकि कोई भी कमिटमेंट नहीं आ रहा है। किस चीज का कमिटमेंट नहीं? भाई डिविडेंड देना है, हम कभी भी दे सकते हैं। ठीक है, अभी अगला इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है? दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? कि सर आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी, कितना इंटरेस्ट को कवर कर सकता है, कितने टाइम वो इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकता है। इफ योर ईबीआईटी इज वेरी हाई, आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज वेरी हाई एज कंपेयर टू योर फिक्स्ड इंटरेस्ट। ईबीआईटी अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट फॉर्मूला होता है उसका। तो अगर आपका ईबीआईटी अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट काफी हाई है तो आपको क्या इशू करना चाहिए? आपको डेप्थ इशू करना चाहिए। अगर आपका अर्निंग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफी लो है ना, आप इस कैपेसिटी में नहीं हो कि आप ज्यादा इंटरेस्ट पे कर सको, तो फिर आपको क्या करना चाहिए बेटा? इक्विटी इशू करना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो। मतलब आपकी डेप्थ कवर हो रही है नहीं, आप डेप्थ रीपे करने की कैपेसिटी में है या नहीं। इफ यू आर इन रीपेइंग कैपेसिटी ऑफ डेप्थ, अगर आपके पास डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो बहुत हाई है तो आप क्या कर देंगे? और डेप्थ इशू कर देंगे। इफ इट इज लो देन आपको क्या करना चाहिए? इक्विटी इशू करना चाहिए, क्योंकि आप डेप्थ रीपे करने की कैपेसिटी में नहीं है। और जब आप डेप्थ रीपे करने की कैपेसिटी में नहीं है तो फिर आप नई डेप्थ इशू क्यों करोगे? आप क्या करोगे? इक्विटी के थ्रू पैसा जनरेट कर लोगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अभी सिखाया कि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई है, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? हाई है, तो आपको क्या करना चाहिए बच्चा लोग? आपको करना चाहिए डेप्थ इशू, है ना? और अगर आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? अगर लो है तो आप क्या इशू करोगे? इक्विटी इशू करोगे। ठीक है, इससे क्या होता है? अर्निंग पर शेयर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है कॉस्ट ऑफ डेप्थ। कॉस्ट ऑफ डेप्थ अगर क्या है? बहुत ज्यादा है ना, जो आपकी डेप्थ की कॉस्ट ज्यादा है तो आप क्या करोगे भाई? हाई, अगर कॉस्ट ऑफ डेप्थ बहुत हाई है तो आप इक्विटी इशू करोगे।
और कॉस्ट ऑफ डेप्थ अगर लो है तो आप क्या कर लोगे, डेप्थ इशू कर लेना। नेक्स्ट इज टैक्स रेट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने में। अगर टैक्स रेट हाई है तो सर आपको क्या लेना चाहिए, डेप्थ लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि डेप्थ पे आप जो इंटरेस्ट पे करते हो वो कहां से माइनस हो जाता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूड होकर के आपका नेट प्रॉफिट कम शो करता है, और जब नेट प्रॉफिट कम होगा तो आपका टैक्स भी क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इफ टैक्स रेट हाई ऑलवेज प्रेफर डेप्थ, लेकिन अगर टैक्स रेट क्या है, लो है, तो आप फिर इशू भी इक्विटी भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। नाउ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपका अर्निंग पर शेयर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आप और डेप्थ इशू कर सकते हो, कोई इशू नहीं है डेप्थ इशू करने में। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्थ इंक्लूड है और डेप्थ आप बढ़ाओगे और अर्निंग पर शेयर अगर उससे इंक्रीज हो रहा है, दैट इज द बेटर थिंग। लेकिन अगर आपका ईपीएस डिक्रीज हो रहा है डेप्थ इशू करने से, तो फिर आप डेप्थ इशू नहीं करेंगे, फिर उसकी जगह आप क्या इशू करेंगे, इक्विटी इशू करेंगे। या फिर अगर शेयर होल्डर उस कॉस्ट को बियर करने के लिए रेडी हैं तो फिर आप डेप्थ इशू कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट सर किसी भी ऑनर फंड या अपना बोरोवर्स फंड उठाने के लिए जो हमें कॉस्ट पे करना पड़ता है, प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोसेसिंग कॉस्ट या प्रोसेसिंग फीस या व्हाटएवर, इसको अपन बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। और फ्लोटेशन कॉस्ट अगर हाई होती है तो हम क्या करते हैं, इक्विटी इशू करते हैं, लेकिन अगर फ्लोटेशन कॉस्ट लो है तो हम क्या इशू करते हैं, डेप्थ इशू करते हैं। सो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स व्हिच डिसाइड्स कि हाउ वी हैव टू प्रिपेयर आवर कैपिटल स्ट्रक्चर। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज रिस्क कंसीडरेशन। सर रिस्क कंसीडरेशन से क्या मतलब है, इफ योर रिस्क इज हाई, अगर आपका बहुत ज्यादा हाई रिस्क है तो आप क्या कर दो, इक्विटी इशू कर दो। अगर आपके रिस्क लो है, आपके बिजनेस में रिस्क लो है, तो आप क्या इशू करो, डेप्थ इशू करो। ठीक है, क्योंकि आपको रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट भी करना है। नाउ इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है भाई, अगर आपने सारी की सारी डेप्थ इशू कर दी तो फिर आपके पास और डेप्थ इशू करने का कोई मौका नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने क्या करा, इक्विटी इशू कर दी, तो आपके पास हमेशा एक चांस रहेगा किस चीज का, कि आप मार्केट से डेप्थ ले पाएंगे। सो व्हेन यू आर इशूइंग डेप्थ, तो भाई फिर तो आप फंस गए। लेकिन आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, फिर आप रिजिड हो गए, आपके पास कोई अल्टरनेट बचा नहीं, फिर आपको इक्विटी पे जाना। लेकिन इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स इक्विटी, आप और इक्विटी भी इशू कर सकते हैं और आप डेप्थ की तरफ भी जा सकते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी विल बी मोर। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज कंट्रोल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कैपिटल कंसीडरेशन का जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि आप डेप्थ इशू करते हो तो कंट्रोल को कोई भी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन आप इक्विटी अगर इशू करोगे तो डेफिनेटली उसको वोटिंग राइट्स मिलेंगे और इट विल इफेक्ट योर बिजनेस कंट्रोल। सो ज्यादा बेटर है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कंट्रोल डाइल्यूट ना हो तो आप डेप्थ इशू कर दो, और आप चाहते हैं कि अगर कोई फर्क नहीं पड़ता कंट्रोल से तो आप इक्विटी भी इशू कर सकते हो। नाउ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर सेबी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बहुत इजी रखता है तो फिर आप कोई भी सिक्योरिटी इशू करो, चाहे डेप्थ करो चाहे इक्विटी करो, डजंट मैटर। बट अगर उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, तो आप क्या करें, आप प्रेफर करें कि आप किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या करें, लोन ले लें। नाउ स्टॉक मार्केट कंडीशन, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर लोग मार्केट में खरीदार ज्यादा है, लोग शेयर्स की प्राइस देने के लिए रेडी हैं, तो आप क्या करो, शेयर इशू करना प्रेफर करो, क्योंकि बुलिश मार्केट में हर चीज क्या होती है, महंगी बिकती है। 10 की चीज 11 में भी खरीदने वाला है, 12 में भी खरीदने वाला है, और लगातार खरीदने वाले आए हैं, तो ऐसे में क्या होता है, हमारी इक्विटी का हमें अच्छा प्राइस मिलता है। वेयरएज अगर मार्केट में सब बेचने ही बेचने वाले हैं तो फिर इशू करोगे तो भी शेयर के प्राइस क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो इससे बेटर है आप क्या प्रेफर करो, डेप्थ। तो मार्केट, स्टॉक मार्केट कंडीशन में क्या बोलता है, इफ बुलिश गो फॉर इक्विटी, इफ बेयरिश गो फॉर डेप्थ। नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज आल्सो इंपॉर्टेंट। अगर सपोज करो आपकी कोई सीमेंट फैक्ट्री है, तो आप दूसरे सीमेंट फैक्ट्री से उसका कैपिटल स्ट्रक्चर देखो कि भाई उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ रही है और तुम्हारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ रही है, तो इट्स जस्ट लाइक अ गाइडेंस टू अस। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि हम दूसरों से भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स जो कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं।